Hello everyone, Aditya this side. Our today's topic is ACL reconstruction and its stepwise rehab. So let's see. As in previous video, we have discussed about the ACL injury and its overview. So for its injury and in which condition we perform ACL reconstruction and what is the protocol, go watch the previous video. In this video, the contents are व्हाट इज़ ACL रिकन्स्ट्रक्शन, उसका एक पूरा ओवरव्यू कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, क्योंकि किसी की सर्जरी हो रही है तो एक उसका भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर उसमें होता क्या है. और फिर ACL रिकन्स्ट्रक्शन रिहैब प्रोटोकॉल प्रॉपरली वीक वाइज. तो सबसे पहले व्हाट इज़ ACL रिकन्स्ट्रक्शन. ACL रिकन्स्ट्रक्शन एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो हमारी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होती है. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जैसे कि पहले बताया था आपको, उसका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड एंटीरियर पोस्टीरियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी टू द नी. तो इसका मेन फंक्शन है कि एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, मतलब फीमर के ऊपर एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया को रोकना ताकि वो ज़्यादा आगे की तरफ स्लाइड नहीं हो, उसको प्रिवेंट करना मेन काम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को. और एक रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो नी को. तो हम बात करते हैं कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन में हम वही सर्जिकली मतलब उसी टॉर्न ACL फटी हुई ACL को सर्जिकली रिपेयर करते हैं. उसको एक टेंडन ग्राफ्ट से रिप्लेस किया जाता है. आमतौर पे वो पेशेंट की खुद की बॉडी से ही टेंडन ग्राफ्ट लिया जाता है या कभी कभी किसी और से भी लेना पड़ सकता है. तो जो डैमेज्ड ACL होता है उसको सर्जन रिमूव करता है, टनल्स बनाता है टीबिया और फीमर में, और उससे ग्राफ्ट पास करके नी स्टेबिलिटी को रीस्टोर करता है और उसके फंक्शंस को रीस्टोर करते हैं और रोटेशनल कंट्रोल को वापस लाते हैं. तो अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें ACL रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होता है वो दिखाया जाएगा. Your knee has 4 major ligaments. The knee ligament, called the anterior cruciate ligament, or ACL, connects the thigh bone or femur to the shin bone or tibia. An ACL that is severely torn may be surgically reconstructed with a graft so that your thigh and shin bones are connected with ligaments or tendons taken from another part of your leg. To do the procedure, the torn ACL is removed and the graft is attached through holes the surgeon drills in the thigh bone and shin bone. After the graft is passed through the holes, it is held in place with screws or other devices. Incisions in your skin are closed with stitches, tape, or staples. तो अब हम बात करेंगे व्हाई इज़ ACL रिकन्स्ट्रक्शन नीडेड. ACL रिकन्स्ट्रक्शन की आखिर ज़रूरत क्या है. ये तब परफॉर्म करते हैं जब नी में इंस्टेबिलिटी हो, पाइवोटिंग, कटिंग, रनिंग, जंपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो. जैसे कि स्पोर्ट स्पेसिफिक अगर कोई रनर है, उसको रन करने में वो बार बार बकल कर रहा है, या हाई जंप लॉन्ग जंप वाले में वो जैसे ही करता है पैर रखता है और वो तुरंत ही बकल कर जाता है. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है. उसके साथ कोई एसोसिएटेड इंजरीज़ हों जैसे मेनिस्कस टियर. मोस्ट कॉमनली अगर अनहैप्पी ट्रायड होता है, यानी कि मीडियल मेनिस्कस और MCL और ACL तीनों साथ में टियर है या रप्चर है, तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन करना ज़रूरी हो जाता है. हाई डिमांड एथलीट्स में और एक्टिव इंडिविजुअल्स में भी करना ज़रूरी हो जाता है. और कंप्लीट ACL टीयर है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कंप्लीट ACL टीयर है और फिजियोथेरेपी उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर पा रही है तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे लिगामेंट टीयर भी स्टेजेस होती है ना, कई स्टेज में होता है, 1 2 3 होता है, तो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है. मोस्ट प्रोबेबली ग्रेड 1 2 तक फिजियोथेरेपिस्ट और प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रिहैब प्रोटोकॉल से एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मिल जाता है जो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए या डे टू डे लाइफ में एक्टिव रहने के लिए सफिशिएंट होता है. बट जब वो कंप्लीट टीयर हो जाता है तो फिर रिकन्स्ट्रक्शन की मदद लेनी पड़ती है. अब बात करते हैं एनाटॉमी रिकैप. मतलब ACL एक मेजर नी स्टेबलाइजिंग लिगामेंट है जो कि नी जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती है. ये एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ऑन फीमर को प्रिवेंट करती है, रोटेशनल इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करती है, और जब ये टीयर होती है तो क्या होता है, नी अनस्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से सेकेंडरी इंजरीज़ की चांसेस बढ़ जाते हैं.
अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप सबने वीडियो में तो देखा ही, बट अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या क्या होता है। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में क्या करेंगे, कंफर्म एसीएल टीयर वाया एमआरआई, मतलब एक एमआरआई करके एसीएल टीयर है, उसके साथ कोई एसोसिएटेड इंजरीज तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मेनिस्कस टीयर या एमसीएल वगैरह, कोई ऐसा टीयर तो नहीं है, ये कंफर्म कर लेते हैं। फिर रीगेन फुल नी एक्सटेंशन और स्वेलिंग का, मतलब सबसे मेन जो काम है फुल नी एक्सटेंशन को रीगेन कर लेना और स्वेलिंग को कम कर देना। ये सब प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस है। प्री रिहैब कराते हैं, प्री रिहैब इसलिए कराते हैं ताकि क्वाड्रिसेप्स में एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ रहे, कि सर्जरी के बाद उनको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। और सारे रिस्क बेनिफिट्स ग्राफ्ट ऑप्शंस ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को समझा देते हैं। तो बात करते हैं पेशेंट पोजीशनिंग की। पेशेंट पोजीशनिंग ऑन ऑपरेटिव टेबल, मतलब ऑपरेटिव टेबल पे एक पेशेंट पोजीशन क्या होती है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है यानी सीधा, और एक न्यूमेटिक टॉर्निक्वेट उसके थाई पे बांधते हैं, नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करते हैं लेग होल्डर का यूज़ करके, इंटायर लेग को स्टेराइल किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, ड्रेपिंग की जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, यूजुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, समटाइम्स जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, और अगर पेन रिलेटेड इश्यूज़ है तो फिमोरल नर्व ब्लॉक का यूज़ भी कर सकते हैं। पोर्टल क्रिएशंस, एज यू ऑल नो कि अब ज़्यादातर सर्जरीज आर्थ्रोस्कोपिक हो गई हैं इन केस ऑफ नी, तो फुल इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आर्थ्रोस्कोपिक से एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसके लिए दो पोर्टल्स बनाते हैं, एक एंटेरोलेटरल मतलब कि लेटरल यानी कि बाहर की तरफ घुटने के, एक एंटेरोमीडियल अंदर की तरफ। एंटेरोलेटरल जो होता है वो आर्थ्रोस्कोप के लिए होता है, एंटेरोमीडियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। अब डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी की जाती है, मतलब एमआरआई से तो कंफर्म किया, बट एक बारी रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले एक कंफर्मेशन कर लेना ज़रूरी है, तो आर्थ्रोस्कोप की मदद से एसीएल टीयर को कंफर्म किया जाता है, उसके सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स को, मेनिस्कस को, कार्टिलेजेस, दूसरे लिगामेंट्स को इवेलुएट किया जाता है, उसके अलावा अगर कोई और इंजरी है तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। फिर टॉर्न एसीएल को रिमूव करते हैं यानी कि डेब्रिडमेंट किया जाता है। टॉर्न ACL tear stump is removed using a saver or radio frequency device. The footprint of native ACL on tibia and femur is identified and cleaned. ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग करते हैं। ग्राफ्ट मेनली 3 तरीके के होते हैं, हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट जो कि हम सेमी टेंडिनोसिस मसल, लस ग्रेसियालिस मसल या सेमी टेंडिनोसिस मसल से सिर्फ लिया जा सकता है। BPTB ग्राफ्ट होता है, बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट, ये हम पटेलर टेंडन से हार्वेस्ट करते हैं। और क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट, ग्राफ्ट प्रिपरेशन की जाती है, ग्राफ्ट को क्लीन करते हैं, स्टेराइल किया जाता है, उसका साइज़ देखा जाता है कि कितने की रिक्वायरमेंट है, और टनल का डायमीटर मेजर करके उसके हिसाब से ग्राफ्ट को इंसर्ट किया जाता है। तो अब टीबियल टनल बनाते हैं, टीबियल टनल बनाते हैं, उसके बाद फिमोरल टनल बनाते हैं, फिमोरल टनल टीबियल टनल बना के सूचर लूप उससे पास किया जाता है, सूचर लूप को पहले टीबियल टनल से पास करते हैं, उसको फिमोरल टनल से रिट्राइव किया जाता है और ग्राफ्ट को पासिंग सूचर से बांध दिया जाता है। फिर ग्राफ्ट को टीबियल साइड से पुल करते हैं फिमोरल साइड की तरफ। अब जब ग्राफ्ट दोनों टनल के बीच में आ जाता है तो उसका पोजीशन और टेंशन को वेरीफाई किया जाता है, फिर फिक्सेशन किया जाता है, फिमोरल फिक्सेशन किया जाता है, टीबियल फिक्सेशन किया जाता है, अगर और ज़रूरत है तो एडिशनल स्क्रूज ऐड करते हैं वरना नॉट नीडेड। फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ग्राफ्ट का टेंशन चेक किया जाता है, 20 to 30 डिग्री नी फ्लेक्स करके लैचमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लैचमेंट टेस्ट के लिए एक अलग से वीडियो बना के डाली जाएगी यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि नेसेसरी टेस्ट फॉर ACL इंजरी चेक करने के लिए और उसके बाद उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। फिर ग्राफ्ट इम्पिंजमेंट फुल एक्सटेंशन रिफ्लेक्शन में चेक किया जाता है, फिर क्लोजर कर देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं, स्टेराइड ड्रेसिंग लगा दी जाती है और नी को ब्रेसिंग कर देते हैं। और इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल हमारा होता है आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अवॉइड पेन एंड स्वेलिंग। एंगल पंपिंग और क्वाड्रिसेप्स सेट्स शुरू करा दिए जाते हैं, अर्ली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज शुरू करा दी जाती है और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज, वेट बियरिंग मतलब गेट ट्रेनिंग और वेट बियरिंग वॉकिंग वगैरह शुरू कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्जन एंड फिजियोथेरेपिस्ट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन रिहैब प्रोटोकॉल की। तो ये वीक वाइज प्रोटोकॉल है, तो हम बात करेंगे फ़ेज़ 1 की, जो कि इमीडिएटली पोस्ट ऑप फेज़ होता है, तुरंत ही ऑपरेशन के बाद। तो इसका मेन गोल होता है स्वेलिंग और पेन को कंट्रोल करना।
फुल नी एक्सटेंशन अचीव करना, नी फ्लेक्शन 90 डिग्री तक, 2 हफ्ते के आखिरी तक 90 डिग्री तक आ जाना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन कराना और सेफ वेट बेयरिंग विद ब्रेस। मोस्ट कॉमनली अगर ACL रिकन्स्ट्रक्शन है तो डे 0 से ही फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग विद वॉकर करवा दिया जाता है। बात करते हैं वीक 0 to 1 की। वेट बेयरिंग एज टोलरेटेड विथ ब्रेस लॉक्ड इन एक्सटेंशन, मतलब कि ब्रेसिंग करके और जितना वेट बेयरिंग पेशेंट टोलरेट कर सकता है उतना कराते हैं और साथ में क्रचेस वॉकर सपोर्ट के लिए रख लेते हैं। गेट ट्रेनिंग कराई जाती है और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हील स्ट्राइक करते वक्त पेशेंट पूरा नी एक्सटेंशन में लेके जाए और सरकमडक्शन को अवॉइड करे। एक्सरसाइजेस कम से कम दिन में 2 से 3 बार। क्रायोथेरेपी यानी कि आइसिंग करनी है 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। कंप्रेशन बैंडेजिंग करके रखनी है और एलिवेशन करके रखना है ताकि स्वेलिंग को अवॉइड किया जा सके। तो बात करते हैं एक्सरसाइजेस, उनके सेट्स और कितने रेपिटेशंस होने चाहिए। एंकल पम्प कराना है 30 से 50 बार। एंकल पम्प कराते रहना है पोस्ट ऑपरेटिवली इसलिए भी ज़रूरी है कि वेरी कॉमनली स्वेलिंग देखने को मिलती है लेग में, नी के आसपास, तो इसलिए एंकल पंपिंग ज़रूरी है। क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक्स करानी है 3 बार 10-10 सेकेंड ईच। हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स करानी है और अगर हाँ BT बोन टेंडन पटेलर बोन ग्राफ्ट है उसके लिए अर्ली शुरू नहीं करते हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स। बाकी दोनों ग्राफ्ट्स के लिए आप आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग्स करा सकते हैं। 2 सेट्स में कराना है 10 सेकेंड्स ईच। SLR कराना है 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। ग्लूट सेट्स कराएंगे 3 10 रेपिटेशंस। हील स्लाइडिंग कराएंगे 0 to 60 डिग्री, मतलब हील ड्रैगिंग ऑन बेड भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी 3 सेट और 10 रेपिटेशंस के लिए। पटेलर मोबिलाइजेशन करते हैं सुपीरियर इन्फीरियर मीडियली 2 से 3 मिनट के लिए, बट नॉट इन इनिशियल स्टेजेस, आफ्टर सर्जन क्लियरेंस। These are exercises you can see on your mobile screen. एंकल पंपिंग, आइसोमेट्रिक क्वाड्स, आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, ये कैसे परफॉर्म करते हैं इस फोटो से आपको एक मतलब ओवरव्यू मिल जाएगी। SLR यानी स्ट्रेट लेग रेजेस कैसे करते हैं, ग्लूटियल सेट्स कैसे करते हैं, हील स्लाइडिंग या हील ड्रैगिंग कैसे करते हैं।